जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और अगर कुछ अच्छा आज नहीं है, जिसकी उम्मीदों के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतरीन करके हम दिखाएंगे, तो मेरे दोस्त मेरा भरोसा है एक दिन आप अपनी मेहनत के दम पे करके दिखाएंगे। तो आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री गणेश जी के नाम पर एक शुरुआत, एक विनायक बैच की शुरुआत बच्चे आप लोगों के लिए हो चुकी है। तो प्यारे दोस्त, सब लोगों की उम्मीदें होंगी कि इस बैच के द्वारा हम यूपी एसआई में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आरडब्ल्यूए की ये पूरी टीम आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी, अगर आप बेहतरीन जो मार्गदर्शन आपको दिया जाता है उस के साथ ही एक बेहतरीन रणनीति जो आपको दी जाएगी, उसके साथ एक बेहतरीन मेहनत जो आपको करनी होगी। अगर आप उस मार्गदर्शन पर, उस रणनीति पर और अपनी मेहनत के साथ चलते रहे, तो मैं आप लोगों को फिर आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे मित्र। ऐसी कोई परेशानी या बाधा नहीं आएगी कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाए। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके डेडिकेशन की। इस बैच को शुरू करने से पहले दोस्त, आप लोगों की इजाज़त हो तो एक छोटी सी कहानी, एक 2 मिनट की कहानी के साथ मैं इस बैच को शुरू करना चाहूँगा। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। उन नवरत्नों में से एक है आपका तानसेन। आप सब लोग जानते होंगे तानसेन यानी कि रामतनु पांडे। तो तानसेन ने इतना बेहतरीन राग अकबर अकबर के दरबार में बजाया है कि अकबर दंग रह जाता उसके साज को सुन के। क्योंकि मियाँ का राग बोलते हैं, जो राग था तानसेन का, कहते हैं कि वो मंत्र मुग्ध कर देता था। वो ऐसा ऐसा राग होता, ऐसा संगीत तानसेन बजाते थे। तो अकबर ने एक दिन उनकी तारीफ में कहा कि तानसेन, तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो तानसेन ने कहा कि नहीं जापनाह, आप गलत कहते हैं। अभी मेरे गुरु जिंदा हैं, अभी मेरे गुरु जीवित हैं, और उनसे बेहतरीन साज इस दुनिया में कोई नहीं छेड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर तो उनको बुलवाया जाए और उनको बोला जाए कि महाराज की ऐसी तमन्ना है कि वो हरिदास, जो कि तानसेन के गुरु थे, उनका साज सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी वो दरबार में नहीं आते साज सुनाने, जाना पड़ेगा। तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा जी तानसेन से कहा कि अब अपने गुरु हरिदास को बुला के लाओ कि अकबर आए। बोले जी नहीं, बुलाने से भी साज नहीं छेड़ेंगे, वो तो अपनी मर्जी से साज छेड़ते हैं। छुप के बैठना पड़ेगा, साज सुनना है, कहने से साज सुनाएंगे भी नहीं। वो छुप के बैठ गई। रात 12 बजे स्वामी हरिदास ने राग छेड़ा तो अकबर सच में दंग रह गया। तो अकबर ने कहा यार तानसेन, तुम सही कहते थे, तुम्हारा साज तो बड़ा खराब है, और अपने गुरु की तुलना में स्वामी हरिदास का जो ये साज है ये सच में बहुत बेहतरीन है, और मैं दीवाना हो गया इसका। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, पर तुम ये क्यों नहीं बजा सकते, तुम ये क्यों नहीं सीख सकते, ये तरंगे तुम क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो उन्होंने कहा जी मेरा मेरा जो कार्य है ना वो बंधा हुआ है राज दरबार के प्रति, लेकिन मेरे गुरु जो है ना वो स्वतंत्र रूप से साज को बजाते हैं। तो मित्र, अध्ययन भी ऐसी ही चीज है। इसको स्वतंत्र रह के करना, बहुत ध्यानपूर्वक करना, अन्य बंधनों को तोड़ के करना। कहते हैं कि पढ़ाई अन्य बंधनों को और अध्ययन अन्य बंधनों को तोड़ के किया जाता है, और अगर आप इसमें डूब गए तो उतना ही बेहतरीन साज, उतना ही बेहतरीन रैंकिंग, उतने ही बेहतर टॉपर लिस्ट में, उतना ही मेरिट में ऊपर आपका स्थान आना तय है। इतनी सी कहानी थी। इसके बाद इसको शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं मित्र। आश्वस्त हो जाइए कि आप एक अच्छी जगह पर हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, हिंदी में 40 क्वेश्चन करने की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि आप, वो बच्चा जो हिंदी को बिल्कुल नहीं जानता, जो सीबीएसई बोर्ड से बेशक है, लेकिन हमारी बातों को अगर सुने, तो मैं उस बच्चे से एक बात कहता हूं कि हम अगर हाथ मिला के आगे मेहनत करके सीखते बढ़ते रहें तो आप हिंदी मित्र पढ़ा पाओगे। परीक्षा के प्रश्न करना कोई जटिल काम नहीं है, बड़ी आसानी से करेंगे, बड़े अच्छे से कर पाएंगे। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा आप कितना सीख पाते हैं।
ये टाइम टेबल है, इसका फोटो ले लीजिए। मैथ्स की क्लास रोज राहुल सर जी द्वारा होती है, सुबह 7 बजे। 8 बजे हर रोज मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँगा। हिस्ट्री की क्लास आपकी अभी नहीं होगी। हिस्ट्री बच्चे आपका हिस्ट्री लगभग ऐसे समझिए आप 25 दिन या 1 महीने के बाद शुरू होगी। रीजनिंग की क्लास दोपहर 1 बजे संदीप सर के द्वारा। पॉलिटी और मूल विधि संदीप सर के द्वारा। मूल विधि को आप लोग जानते हैं कि अभी मूल विधि को बच्चे, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, मूल विधि स्टूडेंट के काम की तब है जब गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर दे। क्योंकि हम लोग पॉलिटी में एक बात पढ़ते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा या फिर कोई कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति साहब ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी, तो हमारी नज़र में तो इतना। लेकिन जब तक गवर्नमेंट, राष्ट्रपति साहब की परमिशन के बाद गवर्नमेंट को नोटिफाई भी करना पड़ता है, अधिसूचित भी करना पड़ता है। जब तक सरकार अधिसूचित नहीं कर दे तब तक कोई चीज़ छात्रों के काम की नहीं होती। तो इसको अभी अधिसूचित नहीं किया गया, अभी आपके काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी परीक्षा, क्योंकि मूल विधि का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको अभी क्या है, इसको सुरक्षित रखा जाएगा, कुछ समय बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपका बच्चे सर कराएंगे, नए सर हैं, आप सब लोग जानते हैं, राहुल सर के द्वारा की जाएगी ये। यहाँ पर साइंस आपका बच्चे, साइंस धर्मेंद्र सर शुरू करेंगे मेरे भाई, और उसके बाद में राहुल सर, वो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी करा रहे होंगे। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, कि हमारी क्लासेस किस प्रकार होंगी। और विश्वास करना, हर एक अध्यापक इन लोगों में से सधा हुआ अध्यापक है, बहुत शानदार आपको पढ़ाएंगे। अध्यापक सारे अच्छे होते हैं, हर अच्छा बच्चा इस बात को जानता है। जो अनमैच्योर बच्चा होता है वो, मतलब ऐसा नहीं होता होगा कि सभी का मतलब एक चॉइस बन जाती है कि जी ये ही पढ़ाएं। तो चॉइस के साथ अच्छा चलना अच्छी बात है, लेकिन हर कोई व्यक्ति साहब पहली बार शुरुआत कर रहे होते हैं और धीरे धीरे संबंध स्थापित होता है, धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने लगते हैं। उस विश्वास के साथ आगे बढ़ा करो। बहुत शानदार टीम है। विनायक बैच की फीस आप सब लोग जानते ही हैं बच्चे। 3 दिन क्लास आपकी हमारी यूट्यूब पर होने वाली है, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन में गायब हो जाएंगे, ठीक है, फिर यूट्यूब पर नहीं दिखेंगे। उन सारे दोस्तों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो यूट्यूब वाले हैं, जो कहते हैं कि जी यूट्यूब पे कुछ हो जाए हिंदी के, तो पिछली वाली मेरी यूपीएसआई की प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे डलवा दी थी, आप लिख के देख सकते हैं। यूपीएसआई पिछला वाला, वो एप्लीकेशन की क्लासेस थी जो यूट्यूब पर आपको मिल सकती हैं। जो बच्चे उनको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं पिछले वाले बैच की, तो वो वहाँ देख लीजिए, ठीक है। वो दोस्त जिनके पास वो पैसा नहीं होता कि बैच ले पाए, तो वहाँ से वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप में शानदार प्लेलिस्ट है। अब बात करते हैं मित्र हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं। परीक्षा आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई परीक्षा में आपके कुल 160 प्रश्न आने हैं। उन 160 प्रश्नों में से 1/4 यानी कि 25% हिस्सा जो होगा, वो 40 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और 40 प्रश्न का मतलब क्या हो गया? 40 प्रश्न का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें टोटल 160 क्वेश्चन के बाद में, यानी कि आपका जो इनकी मार्किंग होती है 2.5 क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये 100 मार्क्स के हो गए। कितने का? यानी कुल जो बात है वो हिंदी की बच्चे 100 अंक की बात है, 100 अंक की बात है, ठीक है। 100 अंक सुनिश्चित करेंगे, साथ मिलकर निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि हम हिंदी को पढ़ेंगे कैसे। हिंदी को दोस्त हम 3 खंडों में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। उसी क्रम में पढ़ेंगे जो मैं आज बोर्ड पर लिख दूंगा। आप लोगों के पास हमेशा ये होना चाहिए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी वो वाला टॉपिक नहीं कराएंगे, गुरुजी वो टॉपिक कब कराओगे? तो आप यहाँ देख लेंगे, जो क्रम मैंने यहाँ लिख दिया उसी क्रम में मैं अंत तक पढ़ाऊंगा, और वही चीजें पढ़ाऊंगा जो इस बोर्ड पर लिखी हुई हैं। जो यहाँ सिलेबस में नहीं लिखूंगा वो नहीं पढ़ाऊंगा। यानी उसका मतलब आप समझ जाना, कभी प्रश्न मत पूछना जी वो फलाना टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, तो मैं मित्र लिख दूंगा यहाँ पर कि उसका मतलब होगा नहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आएंगे तो वो सिलेबस लिख लो कि हम इस पूरे हिंदी की यात्रा में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। जो खंड 1 होगा हमारा, जो खंड क होगा, इसमें हम मित्र पढ़ेंगे व्याकरण को, ठीक है भाई साहब। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका व्याकरण को। जो दूसरा खंड हमारा होगा खंड ख, खंड ख में दोस्त हम समझेंगे आपका किसको, जो शब्द हैं हमारे, शब्द
शब्द और वाक्य, वाक्य से संबंधित चीजें होंगी। और खंड ख में के बाद में जब हम लोग मित्र खंड ग की तरफ बढ़ेंगे तो खंड ग में हम लोग सीख रहे होंगे हिंदी साहित्य से संबंधित चीजें। हिंदी साहित्य यहां देखने की बात होगी। अब बात करते हैं कि जी हम व्याकरण में क्या समझने वाले हैं। तो व्याकरण में हम क्या क्रम रखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका, सबसे पहले मित्र हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, नोट कर लेंगे प्लीज, वर्णमाला को पढ़ेंगे। दूसरा हम इसके बाद वर्णमाला के तुरंत बाद में आपका संज्ञा को पढ़ रहे होंगे, यानी विकारी शब्दों की तरफ हम चलेंगे। क्योंकि मैं कई बार आपका अध्यायों के बीच में ये बात देखता हूं कि बच्चे को जो मूलभूत चीजें जरूरत होती है उसको बार बार समझाना पड़ता है, इसीलिए क्रम बनाया है बहुत बेहतरीन सा। विशेषण, विशेषण के बाद में बच्चे क्रिया, यानी विकारी शब्दों के बाद में फिर हम क्रिया, क्रिया के बाद में जो हम चलेंगे आपका, फिर हम अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों की तरफ चलेंगे। अविकारी शब्दों को पढ़ने के बाद में हम संधि को समझेंगे, संधि। और फिर क्योंकि हम इस समय पर हिंदी का मौलिक ज्ञान सीख चुके होंगे तो संधि और समास सीखने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समास हो जाएगा। नवा आपका बच्चे इसमें हम अध्याय पढ़ेंगे विराम चिन्ह, कौन सा, विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। और 10वां अध्याय हमारा इसमें होगा उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। 11वां अध्याय हमारा इसमें होगा बच्चे, 11वां अध्याय उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर हम प्रत्यय पढ़ेंगे। और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के फिर हम वर्ण विन्यास की तरफ चलेंगे, यानी वर्तनी की तरफ चलेंगे। कि हम लोग तो भैया शब्दों को अक्सर गलत लिख देते हैं, वो शब्द गलत ना लिखें, इसके लिए क्या किया जाए, इसी के लिए हिंदी भाषा का वर्तनी होता है। एक बार नोट करेंगे, ठीक है, एक बार नोट करेंगे अच्छे से सारे चैप्टर्स को। तो खंड 1 में व्याकरण में हम ये पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मित्र आपका खंड 2 में क्या पढ़ेंगे, यानी शब्द और वाक्य में हम क्या पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे आपका वाक्य से संबंधित चीजें, जैसे कि आपका इसमें आएगा, शब्द छोड़ेंगे तो यहां पर वाक्य से संबंधित चीजों में हम पढ़ते हैं रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार हम यहां पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वाक्य की जो रचना होती है, वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। वाक्य शुद्धि भी हम यहां पर पढ़ रहे होंगे, वाक्यों का जो शुद्धिकरण होता है वो हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। चौथा जो चैप्टर है हम यहां पर शब्दों से संबंधित पढ़ेंगे, जैसे कि विलोमार्थी शब्द होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, विलोम अर्थ देते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें 5वां आपका क्या पढ़ रहे होंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे होंगे, यानी वोकेब का जो काम है, जो शब्दों का काम है, हम खंड ख में कर रहे होंगे। पर्यायवाची के बाद में हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और 7वें जो अध्याय में दोस्त हम लोग पढ़ेंगे आपका समश्रुत भिन्नार्थक, हाँ, अनेकार्थक शब्द फिर एक बचेगा, अनेकार्थक शब्द को इसके बाद में जानेंगे हम, अनेकार्थक शब्द। और अनेकार्थक शब्द को जान के फिर हम इसमें पढ़ेंगे मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां इसमें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है भाई साहब। 9वां अध्याय जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। क्या पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। बोर्ड नए हैं, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, 1-2 दिन में ये नया स्टूडियो सेटअप हुआ है तो नए बोर्ड लगे हैं, शायद एक राइटिंग का इशू हो तो 1-2 दिन में ये बोर्ड आदत हो जाएगी इनको पेन को समझने की, और ये पेन भी थोड़े थोड़े से घिस जाएंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे फिर, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, और आपका अपठित गद्यांश होगा, ठीक है, अपठित गद्यांश होगा। और अपठित गद्यांश के बाद में बच्चे हम क्या करेंगे आपका यहाँ पर वाक्य से संबंधित, क्या वाक्य में तो ये सब आ जाएगा। देखो जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो यहाँ पे काल और कारक भी यहीं पढ़ लेंगे हम, ठीक है।
काल और कारक का अध्ययन भी यहीं कर लेंगे। वाक्य और वाक्य के जो भेद हैं उनको हम यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब आते हैं, इसमें एक दो अध्याय और बचते हैं। क्या बोलेंगे जी? आपका जब हम काल कारक पढ़ेंगे तो लिंग वचन हमको उसके साथ ही पढ़ने पड़ेंगे। तो काल कारक 10वां अध्याय हम इसमें बना लेते हैं। एक अलग अध्याय बना लेते हैं पूरा, काल कारक नहीं, यहाँ पर शुद्ध वाक्य और वाक्य का भेद पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम पढ़ लेंगे लिंग वचन काल और कारक को एक साथ में। इनको हम कहीं भी ले सकते हैं, एक इकट्ठा चैप्टर हमको पढ़ना है। इसको हम चाहे तो व्याकरण के एक हिस्से में ले लेंगे, लिंग वचन काल कारक। ठीक है, ये अपने आप में चारों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के लिए। शब्दों के रूप में अगर हम आएंगे तो बच्चे एक शब्द और हमारा बचेगा, कौन सा? तत्सम और तद्भव शब्द। क्या बचेंगे? तो तत्सम, तद्भव और अन्य जितने भी शब्द रूप होते हैं, अन्य जितने भी शब्द रूप होते हैं वो सब हम पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। इसके बाद में आएंगे हम, जब ये पढ़ लेंगे तो हिंदी साहित्य की तरफ। ठीक है, वाच्य बच्चे वाक्य को बोलने का ही तरीका होता है, वो हम वाक्य में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, जो बच्चे वाच्य लिख रहे हैं तो वो हम वाक्य में ही पढ़ लेंगे। हिंदी साहित्य में क्या होगा? हिंदी भाषा का इतिहास और विकास। हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है, हिंदी भाषा का इतिहास और विकास, इतिहास और विकास हम जानेंगे। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, क्या बोलियां हैं, क्या उपबोलियां हैं। फिर हम आएंगे जो प्रसिद्ध लेखक या कवि हैं उनकी पंक्तियों पर, प्रसिद्ध पंक्तियों पर आएंगे। ठीक है, पंक्तियां, उनकी कुछ रचनाओं की बात करेंगे, और आपका लेखक और रचनाओं की बात करेंगे, लेखक और उनकी रचनाएं की बात करेंगे। साथ में जिन लेखकों को हिंदी साहित्य में जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा हम करेंगे। क्या बोलोगे? प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई इक्का दुक्का अध्याय मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जो मैंने नाम यहाँ ना लिखा हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया जी यहाँ लिखा है तो उन्हीं को पढ़ेंगे, या जो छूट गया उसको नहीं पढ़ेंगे। जो बहुत महत्व का चैप्टर होगा और नहीं लिखा हुआ है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई मित्र? एक बार थम्स अप कर दें। हिंदी भाषा का सिलेबस आप लोगों को समझ में आया कि कौन सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ छूटा हुआ नहीं है, संपूर्ण हिंदी पढ़नी है, पत्र नहीं पढ़ना है और निबंध लेखन नहीं पढ़ना है, प्रशासनिक शब्दावली नहीं पढ़नी है। प्रशासनिक शब्दावली आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी, तो एक क्लास के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रशासन में प्रयुक्त हिंदी भाषा के शब्द हैं वो पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विराम चिन्ह बच्चे आ जाएगा आपका, विराम चिन्ह ये आ गया, विराम चिन्ह यहाँ पर है। ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर मैंने नहीं लिख पाया हूँ, इसमें कुछ है तो वो शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे जो अभी अध्याय मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान आया। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप एक बार फोटो ले लें, फोटो ले लें। इक्का दुक्का अगर चैप्टर की हमको जरूरत पड़ेगी भी क्रम लेने ऊपर नीचे करने की तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जी फिक्स ही है एकदम से। ठीक है, बात समझे? चलेंगे। तो सबसे पहले जो अध्याय हम शुरू करते हैं मित्र, उसका नाम है आपका, उसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों के पास मेरे पहले से नोट्स हैं तो वो अपने नोट्स अपने पास रखा करो। जिस चैप्टर को मैं जब कभी पढ़ाऊं अपने पास अपने पुराने नोट्स रखो, ऐड ऑन करो हमेशा, या हर बार नए नोट्स बनाओ। तो ये भी एक सही चीज नहीं है कि हर बार नए नोट्स बनाओ, अपडेट किया करो कि कुछ है। ठीक है, आगे आते हैं, चले जी शुरू करेंगे। हम करते हैं आपका अध्याय 1, बोलो ओम गणेशाय नमः, और शुरुआत करते हैं। उम्मीद करेंगे यात्रा हमारी बहुत अच्छी रहेगी। अध्याय 1 का नाम है मित्र आपका वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, जिसको आप अल्फाबेट्स कहते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्दों को यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, यहाँ बहाना नहीं बचता। जैसे कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है तो कहता है जी बाइलिंगुअल में पढ़ाओ, हिंदी में ये बात बच जाती है कि हिंदी का अगर पेपर देना है और हिंदी विषय है तो बाइलिंगुअल नहीं कह पाएगा। तो प्लीज ऐसा कोई ना हो कि कभी बोले जी संधि गुरुजी समास मुझको बाइलिंगुअल में पढ़ा दो, ऐसा मित्र कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। वर्णमाला की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा जानिए क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा जानिए क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा, क्योंकि सबसे पहले तो
भाषा तो बाद में है ना, सबसे पहले तो अक्षर ही है। अक्षर से ही सब कुछ बना है, वर्ण से ही सब कुछ बना है। मैं जो बोल रहा हूं ये मौखिक है, जो मैंने लिखा ये लिखित है, जो लिख दिया वो लिखित, जो बोल दिया वो मौखिक, और जो मैं इशारा कर दूं तुमको ये सांकेतिक है। भाषा के तीन ही तरह होते हैं, भाषा के तीन ही प्रकार होते हैं, भाषा के तीन ही रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो संकेतों का परीक्षा से कोई मतलब नहीं, मौखिक का परीक्षा से कोई मतलब नहीं, परीक्षा में तो मतलब है लिखित से। और तो लिखित के लिए जब हम लिखेंगे, मैंने इतना कुछ लिख दिया, तो सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी? अक्षरों की। तो सबसे पहले किसी भी भाषा को जानने के लिए अक्षरों का ज्ञान आवश्यक है, और इसीलिए हिंदी भाषा को अगर पकड़ बनानी है और इस विषय को मजबूत करना है तो सबसे पहले वर्णमाला पर पकड़ जरूरी है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं मित्र? वर्णों का व्यवस्थित समूह। भैया जी एक बात समझ में नहीं आई कि वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, तो वर्ण क्या है फिर? वर्ण क्या है और ये व्यवस्थित समूह क्या है? ये जो आप कह रहे हैं कि एक अरेंज्ड ग्रुप है, एक व्यवस्थित समूह है, किसका? वर्णों का, उसको वर्णमाला कहते हैं। तो पहले तो वर्ण को जानना जरूरी और व्यवस्थित समूह को जानना जरूरी। देखेंगे क्या बोलेंगे जी। तो वर्ण मित्र क्या है? तो वर्ण हम कहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आता है जी फिर वर्ण क्या है? तो वर्ण के बारे में बच्चे, वर्ण और जानने से पहले आप लोग एक बात लिखना, आपको एक बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, अक्षर और वर्ण में अंतर, तब आप वर्ण को जान पाएंगे। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? अंतर बहुत मामूली सा है मित्र। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? जैसे अभी फोकस करना, इधर मैंने कहानी आपको इसीलिए सुनाई है कि आप हर एक बात को बहुत फोकस के साथ सुनेंगे, स्वतंत्र होकर सुनेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को डाउट सेक्शन में बच्चे @ लगा के आप कोई भी डाउट पूछेंगे, डाउट हो बाद में पूछना, अभी समझिए डाउट बाद के लिए रखिए। कोई डाउट है तो @ लगा के टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, वहां पूछ सकते हैं। प्रॉमिस करता हूं हर एक सॉल्यूशन आपकी परीक्षा तक आपको मिलता रहेगा। समझेंगे भाई साहब बात को? अक्षर और वर्ण, तो मैं जो बोल रहा हूं ये कहां गया? जो भी मैंने बोला ये कहां गया? आप कहेंगे भैया कुछ हमारे पास आया और कुछ इधर उधर भी गया, कोई और होता तो वो भी सुनता। अगर आप मान के चलिए 8,586 बच्चे हैं तो आप सुन रहे हैं, इसका मतलब अगर 80,000 भी होते तो भी सुनते। सुनते कि नहीं सुनते? तो यानी कि ये फिर क्या है जो मैंने बोला? तो आप कहेंगे भैया यही अक्षर है। तो अक्षर की परिभाषा मित्र बड़ी अच्छी सी बनती है, अक्षर की परिभाषा बड़ी अच्छी सी बनती है, देखना ध्यान से। अक्षर की परिभाषा बनती है, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, मतलब कि आसमान की तरफ चली जाती है, व्याप्त हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, यही अक्षर है। आ धन छर। आ माने हिंदी भाषा में ना होता है, छर माने होता है विनाश। जिसका विनाश नहीं किया जा सकता वही अक्षर है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी हम जानेंगे, जिसका नाश ना किया जा सके वो क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, अब आते हैं भैया, अक्षर तो समझ गए कि जो हमने बोला, जैसे मैं बोलूं क्या, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा।
तो ये सब कहां गया? आकाश में गया। ठीक है, अच्छा फिर भैया वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? तो मैंने बोला तो ये क्या था? मौखिक था। अब देखेंगे, बड़ी अच्छी सी परिभाषा इसकी भी मित्र निकल के आती है। क्या? कि मुख से निकली ध्वनि को, वो तो मुख से निकली, मुख से निकली ध्वनि को, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना। कैसा रूप देना? लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। तो वर्ण कैसा रूप है? वर्ण कहलाता है। अंतर समझे? तो जो अक्षर है वो कैसा रूप हो गया? वो मुख से निकला रूप हो गया। और मुख से जो निकला है उसको लिखित रूप दे। जैसे मैं बोलूं क्या, लेकिन मैं क्या को लिख भी तो सकता हूं। तो वर्ण कैसा रूप है जरा बताएं? वर्ण कैसा रूप है? फटाफट से बताएंगे। वर्ण कैसा रूप है? हिमांशु कुमार जी कह रहे तो क्या अक्षर असीमित हो सकता है? असीमित दोस्त हम क्षेत्रफल के रूप में बात करते हैं मेरे दोस्त। असीमित शब्द का प्रयोग हम क्षेत्रफल के लिए करते हैं। हम यहां पर क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, हम नाशवान की बात कर रहे हैं। यानी अनश्वर है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता अक्षर है। आप इसका अर्थ कहीं और जोड़ करके ले गए तो वो क्षेत्रफल के रूप में है। समझे बात को? तो यहां से जो दो आपकी परिभाषाएं आती हैं वो आपको मित्र कभी नहीं भूलनी है। यानी कि मैं तुमसे पूछूं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? सब मित्रों का आंसर चाहता हूं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? और अगर मैं बोल दूं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? सबसे छोटी मौखिक इकाई मित्र कौन सी है? तो आप सबसे छोटा जो बोलेंगे वो क्या होगा? जैसे मैं बोलूं अंतरराष्ट्रीय, ये तो बहुत बड़ा हो गया। उसने पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये शुरू हुआ ऐसे, तो ऐसे छोटा कुछ हो सकता है? आप कहेंगे नहीं भैया जी, ऐसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। क्या होती है? लिखित इकाई वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, जो हमारे मुख से निकली है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम ध्वनि कहते हैं, जो मुख से निकलती है। वो दिक्कत, वो परेशानी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इतनी बात समझ में आई क्यों है? क्योंकि उसी से सब निर्माण होता है। तो सबसे पहले वर्ण या ध्वनि को समझते हुए चलेंगे। तो कोई बेसिक अंतर नहीं, क्या मुझे बोलेंगे वर्ण और ध्वनि का अंतर भी समझ में आया? वर्ण और अक्षर का अर्थ भी समझ में आया? आप कहेंगे हाँ जी, मुख से बोले तो ध्वनि अक्षर हुआ, और अगर हम लोग कैसे लिखित रूप में करते हैं तो वो वर्ण हो जाता है। एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप इस बात को समझ गए। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे हम अगली बात को। एक बच्चे ने लिख दिया है जी कै और कै हलंत में अंतर बताइए। मेरे मित्र, मैं भी तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास की तरह कुछ कुछ गुण मैंने उनसे सीखे हैं कि बच्चे जो कह दे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका उत्तर नहीं देता। मेरा अपना एक क्रम है, मैं स्वतंत्र रूप से पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन से दूर रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। जब अध्याय खत्म हो उसके बाद कोई डाउट रह जाए तो उस बारे में चर्चा करें। ठीक है, अन्यथा आप बेकार ही अपनी ऊर्जा को बच्चे खर्च करेंगे और कमेंट करेंगे। यहां देखेंगे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है जी? लिखित हैं तो हिंदी भाषा में हम जो कुल वर्ण हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 वर्णों का निर्माण कैसे कैसे होगा बच्चे? 11 से 11 में हम जोड़ेंगे आपका 33। क्या होगा? 33 होगा। एकदम बेसिक नॉलेज है। फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 4 जोड़ेंगे, तो कितना बचा? 11 और 33, 44 2 46 2 46 4 50, और फिर आपका 2 बचेगा।
52 वर्णों को हम इस प्रकार से बांटते हैं, 52 वर्णों को हम इस प्रकार से बांटते हैं जिसमें भैया 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। मित्र, हम इस बात की बात बाद में करेंगे कि स्वर्ण जो है उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं और अर्थ के आधार पर 13 होते हैं। वो चर्चा हम आगे करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट कराऊंगा। अभी हम जाने, कुल बेसिक चीज पहले जान लो, जो साधारण चीज है उसको पहले जान लो, बेसिक के बगैर कुछ नहीं है। 33 क्या होते हैं? 33 हमारे होते हैं मित्र व्यंजन। क्या होते हैं? 33 व्यंजन होंगे। दो भैया जी हमारे होते हैं अयोग वहा। ठीक है भाई साहब, दो होंगे हमारे क्या? अयोग वहा होंगे, अयोग वहा होंगे। और 4 मित्र हमारे होंगे संयुक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होंगे। और 2 होते हैं हमारे कौन से व्यंजन? ये उत्क्षिप्त होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। यहीं पर हम सीखेंगे भाई साहब कि आपका कुल वर्ण जो 52 है उसमें स्वर हैं 11। बेसिक चीज जानिए कि स्वर 11 कौन कौन से होते हैं। आ, ठीक है, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, फिर री, ए, छोटा ए बोलते हैं इसको, सॉरी ये बड़ा ए हो गया, छोटा ए देखो बिना मात्रा वाला होता है, दीर्घ अय आपका मात्रा वाला होता है, औ, और औ दीर्घ वाला कितना? मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला हो जाता है। तो कितने होंगे बच्चे? 4, 2 6, 3 9, 2 11 हो गए। ये तो बात समझ में आई। व्यंजन 33 कौन कौन से होंगे? बस छोटी सी बात जानिए, का, खा, गा, घा और अंगा। अंगा मिर्जापुर दिखाई जाएगी नहीं, फिर तुमको नहीं याद करोगे तो। का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झ, अइया। क्या है ये? आना नहीं, अइया, अइया, अइया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। अणा, अणा ये है, अणा ये है। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। कितने हुए? 25 हुए। ठीक है, 25। और 25 के बाद में क्या होगा आपका? देखना ध्यान से, 25 के बाद में होते हैं आपके या, रा, ला, वा। फिर सैसलजम, सैसठ कोण, सै सपेरा, है हलकारा, है हलकारा। तो इस तरह से 33 व्यंजन है ये। हिंदी भाषा में ये क्या है? ये 33 व्यंजन है। ये बात हम बाद में करेंगे कि ये लव अंतस्थ व्यंजन है और सा सा साहा इनको हम ऊष्मीय व्यंजन की तरफ रखेंगे। क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो हम जानेंगे। मक्खी फिर से आ चुकी है, पिछले यूपीएसआई के बैच में भी आई थी और फिर ये मक्खी आनी बंद हो गई थी, और ये देखो ये मक्खी फिर से आ चुकी है। ये लगता है मुझे यूपीएसआई बैच में ही ये मक्खी भी ज्वाइन होना चाहती है। वो दिक्कत। अयोग वहा कौन से होंगे? अयोग वहा 2 होते हैं मित्र, आपका अनुस्वार और आपका विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग होंगे। इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार और विसर्ग। इनके क्या प्रयोग हैं, कैसे होते हैं, हम हर एक बात को जानेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं आपका बच्चे ये छा क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ठीक है, जिया ज्ञानी, ज्ञानी नहीं जिया ज्ञानी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? जिया ज्ञानी बोलेंगे, और स्रा होगा। ठीक है, संयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि 2 से मिलके बनते हैं। ये बनता है आपका का धन शा से। वर्णमाला में इनका कहाँ पर स्थान आएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप आगे चल के जानेंगे। अभी बस बेसिक चीज जानिए। ठीक है, बेसिक चीज जानिए। ये जय धन इया है, इसीलिए इसको बोलते हैं जिया। रामदेव जी को आप सुनेंगे, वो विज्ञान नहीं कहते, वो विज्ञान कहते हैं। और जो लोग हिंदी भाषा को थोड़ा जानते हैं वो इसको ज्या ही बोलते हैं। तो आज के बाद आप ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। आप ये बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग ज्ञान बहुत जरूरी है, उस व्यक्ति को बहुत ज्ञान है, आप अशुद्ध बोल रहे हैं, आप बोलिए ज्ञान। विज्ञान,
वो किसकी आवश्यकता है? आपको हिंदी भाषा को जानना है तो आपको बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की, ज्ञान नहीं होता। तो क्यों? जय और इया से बनता है, इसलिए इसको जिया बोलते हैं, जिया। ये बनेगा आपका सा, तलजम और रा से बनेगा। इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। उत्क्षिप्त होते हैं बच्चे आपका मित्र जिन पर ड और ढ नीचे बिंदी लगी हुई होती है। क्या होती है? देखे हैं ऐसे कभी नीचे? भैया ये बिंदी कहीं लग जाती है, कहीं नहीं लगती, सब जान जाओ। ठीक है, क्या बोलेंगे? डा और ढा। तो किस चीज की आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता है। देखेंगे जरा। क्या बोलेंगे? स्वर आ ई, ये हो गए 11। 33 व्यंजन कौन से हुए? अयोग वहा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन में इसको हम डा और ढा नहीं बोलेंगे कभी, इसको बोलते हैं इसका उच्चारण आप करना हमेशा अडा और अढ़ा, अडा और अढ़ा। कैसे बोलेंगे? डे और ढह तो मित्र ये हैं, डे और ढह तब तक हैं जब तक इनको उछाला नहीं गया है। उत्क्षिप्त लगाना, उत्क्षिप्त मतलब उछाला गया, उत्क्षिप्त मतलब होता है उछाला गया। आगे चल के हम जानेंगे उत्क्षिप्त को ही हम ताड़न जात और द्विगुण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई बात? इतनी बात में कहने का मतलब है भाई साहब, एक छोटी सी चीज मैंने सिखाई कि वर्ण जो होता है, वर्ण जो होता है वो लिखित तरीका होता है, वो लिखित रूप होता है। और हिंदी भाषा में हम 52 वर्णों का प्रयोग करते हैं। 52 वर्णों के बारे में हमने बस थोड़ा थोड़ा सा जाना कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इन 52 में से 2 अयोग वहा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मित्र आगे चल के मैं कभी भी आपसे पूछूंगा हिंदी भाषा में उत्क्षिप्त कितने, तो जब तक बैच खत्म होगा याद रखेंगे। कहने का मतलब ये है जो सिखाऊं वो रोज याद करना है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे 5 मिनट में हर एक दिन रिवाइज कर पाओगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलते हैं। भैया ध्वनि ऑप्शन में हो तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? बच्चे कभी ऑप्शन देगा ही नहीं, वो मूर्ख थोड़ी है पेपर बनाने वाला, कभी देगा ही नहीं। नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है मित्र। चलें जी आगे, इतनी बात जान पाए, आगे चलते हैं। अच्छा जी भैया, आगे तो हम चल दिए, तो यहां पर एक नोट बनाना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हिंदी विभाग को देखता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी निदेशालय ने वर्ष 1983 में, क्या बोले लिखोगे? वर्ष 1983 में हिंदी भाषा कैसे लिखा जाए, हिंदी भाषा कैसे लिखा जाए, यानी कि 1983 में देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मार्कीकरण, क्या बोलोगे? हिंदी वर्तनी का, सॉरी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, मानकीकरण जारी कराया। क्या कराया? जारी कराया। ये क्या बात हुई भाई साहब, थोड़ा समझाए। देखो, दरअसल में हम लोग शब्दों को ठीक ही नहीं लिख पाते हैं, शब्दों को हम ठीक ही नहीं लिख पाते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ बच्चे, अभी एक बच्चा मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, उसने सड़क को ऐसे लिख दिया, एक बच्चे ने सड़क को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। हम लोग बात करते हैं कि हम बहुत सारे शब्दों को ठीक नहीं लिख पाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये मुझे बताइए मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी ये ठीक है, मैं बोल दूं बहुत सारे बच्चों से कि मित्र ये बताइए ये ठीक है कि नहीं है, तो हम कहेंगे जी भैया थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो जो जानते हैं, और वो कैसे जान पाए? क्योंकि हिंदी की वर्तनी का एक मानकीकरण, जिसके लिए प्रयास 1961 से शुरू हुए थे, समिति गठित की गई, 1962 में रिपोर्ट देती है, 1983 में एक मानकीकरण जारी कराया। ऐसे जारी कराया कि कोई भी गलती ना करे, अगर अक्षर लिखे तो ऐसे लिखे, अन्यथा अक्षर गलत होगा। उसको सर्कुलेट करना जरूरी था, उस सूचना को लोगों तक भेजना जरूरी था। तो ये हिंदी निदेशालय ने इसको पब्लिश कराया, प्रिंट कराया और लोगों तक इसको पहुंच पाया, और पहुंचा के ये कहा कि यही शुद्ध रूप है, अक्षरों को लिखने का यही शुद्ध रूप है। पूरा लिखें, आधा लिखें, कैसा लिखें, कैसा ना लिखें।
तो वो कौन सा है? वो हिंदी का मानकीकरण जारी कराया, और इसी की वजह से मित्र हम सीख पाएंगे अक्षरों और शब्दों को सही लिखने का तरीका। इसका प्रयोग हर जगह होगा, वाक्य शुद्धि में इसका प्रयोग होगा, वर्तनी में इसका प्रयोग होगा, हर एक जगह इसका प्रयोग होगा। तो बहुत बेसिक से समझना, ठीक है? बात समझे? तो जारी कराया, तो जारी क्या कराया? जैसे नंबर एक चीज, अंतरराष्ट्रीय अंक। कैसे? अंतरराष्ट्रीय अंक, ये तो आप ना भी लिखें, कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना आपसे कभी पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अंक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। हर जगह ऐसे ही लिखे रहते हैं। इंटरनेशनल नंबर, इंटरनेशनल नंबर मित्र हर जगह ऐसे ही लिखे रहेंगे कि नहीं लिखे रहेंगे? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे नहीं भैया जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहते हैं। लेकिन मैं बात करूं देवनागरी के अंकों की, तो आपने 2 बार नाम सुना बच्चे, देवनागरी। देवनागरी, ये देवनागरी क्या है? अब इस बात को समझे, देवनागरी क्या है? मित्र, हर भाषा को लिखने की एक लिपि होती है। हर भाषा को लिखने की एक लिपि होती है। लिपि मतलब तरीका। लिपि का मतलब क्या होता है? तरीका। मैं आपको लिखा देता हूं, कहीं किनारे पे बॉक्स बना के लिखना सुंदर सा। लिपि क्या होती है? लिपि होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका। किसी भाषा को, किसी भाषा को लिखने का तरीका, या लिखने की विधि भी कह सकते हैं। शुद्ध रूप से बोलें तो लिखने का जो तरीका होता है उसको मित्र हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी किस प्रकार लिखी जाएगी, ये देवनागरी लिपि बताती है। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है, कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो मित्र देवनागरी है, या जिसको हम नागरी भी कहते हैं। जिसको हम नागरी भी कहते हैं, नागरी भी कहते हैं। इस सब का वर्णन जब आप संविधान को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 के बीच में हिंदी भाषा के लिए क्या बात की गई है। जब मैं आपको हिंदी भाषा का विकास बताऊंगा तो भारत के संविधान में हिंदी भाषा के लिए कौन कौन से अनुच्छेद है, तब हम इन पर चर्चा भी करेंगे। तो हर भाषा की एक लिपि होती है, लिखने का तरीका, कि भैया हिंदी को ऐसा ही क्यों लिखते हैं, तो वो देवनागरी लिपि बताती है। ठीक है? जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो हम कहेंगे जी रोमन होती है। जैसे आपने लिखा माई आंटी इज सो खूबसूरत, मतलब कुछ भी शब्द आप माई को ले लीजिए, क्या बोलोगे? माई, माई। तो माई का मतलब क्या हुआ? ये अंग्रेजी में लिखा है, और अंग्रेजी की भी दोस्त एक लिपि रही होगी। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि जो होती है वो रोमन होती है। जब आप पंजाबी भाषा को लिखा देखेंगे तो पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल होता है। जब आप उर्दू भाषा को देखेंगे तो उसके लिए बच्चे अरबी और फारसी का इस्तेमाल अलग अलग महाद्वीपों में होता है, जिसको हम जानेंगे आपका कहाँ पर, जब हम विदेशज शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है? कि अरबी और फारसी के शब्दों में क्या अंतर होता है और वो क्या होते हैं। इतनी बात में भाई साहब कोई परेशानी? यानी देवनागरी के अंक बताए गए। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में अगर अंक भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक ऐसे लिखा जाता है। कैसे? एक ऐसे, दो ऐसे लिखा जाता है, तीन ऐसे लिखा जाता है, चार ऐसे लिखा जाता है, पांच ऐसे लिखा जाता है। अगर छह की बात करें, छह ऐसे लिखा जाता है, सात ऐसे लिखा जाता है, आठ ऐसे लिखा जाता है। बचपन में आप सब ने लिखे होंगे, नौ ऐसे लिखा जाता था। ठीक है? और 10 को कैसे लिखे? ऐसे लिखते। ठीक है? ये हिंदी भाषा में अंकों को लिखना देवनागरी ने बताया कि हिंदी में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे? ये इंटरनेशनल नंबर है, तो इंटरनेशनल नंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अंक को हम हिंदी में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है। लेकिन बोले कि हिंदी में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं भैया। इतनी बात में मित्र किसी को कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं अगला स्टेप। तो कहने का मतलब है, हम इतनी बात भाई साहब अभी तक समझे कि हिंदी जो भाषा है वो बताती है कि अक्षर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। सारा खेल अक्षरों का, क्योंकि वर्तनी आपके पास आएगी, वाक्य शुद्धि आएगी, और जिस भाषा को लिख रहे हैं, जो अपनी मित्र राजभाषा है, उसको बिना सीखे तो फिर कैसा आनंद। हिंदी, एक बात जान लीजिए, राष्ट्रभाषा नहीं है।
हिंदी कैसी है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है हिंदी। एक हिंदी दरअसल में 3 तरह की भाषाएं होती हैं। एक राष्ट्रभाषा, जैसे चीन ने अपनी मंदारिन को बना रखा है। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे यहाँ राजभाषा है हिंदी। तो एक राष्ट्रभाषा हुई, एक राजभाषा हुई, एक राज्य भाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो बच्चे प्रथम राजभाषा वो राज्य भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। ऐसे ही तो कौन कौन सी होती है? एक राष्ट्रभाषा होती है, नेशनल लैंग्वेज। दूसरी होती है राजभाषा, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज, जो संपर्क भाषा होती है। तीसरी होती है राज्य भाषा, जिसको हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। तो दिक्कत है इस बात में, ये सब हम जानेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे बाकायदा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा समय है, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? 52 में जब हमने बांटा तो सबसे पहले क्या बोला? स्वर। अब मुझे बताओ स्वरों की कुल संख्या कितनी? स्वरों की कुल संख्या कितनी? अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर 10 क्यों होते हैं, अर्थ के आधार पर 13 क्यों होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे आइए, क्या बोलेंगे जी? बड़े अच्छे से देखना। आप कहेंगे भैया स्वर, स्वर की सबसे पहले परिभाषा जानिए। वॉवेल जो होता है ये स्वर, इसकी हिंदी भाषा में क्या परिभाषा होती है? वे वर्ण जो नहीं लिखेंगे, जिनका लिखें तो ज्यादा शुद्ध होगा। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र बोले, स्वतंत्र का मतलब बिना रुकावट के। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है मित्र? क्या बोलेंगे भाई साहब? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र का मतलब किसी अन्य की सहायता नहीं है, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो परिभाषा हुई कौन कौन? जैसे आप कहेंगे भैया अभी मैंने आपको बताया, जरा लिखे सारे बच्चे एक एक स्वर को लिखें, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वाले लिखें, जिनका सीबीएसई बोर्ड है। ए ही आई ओ यू ऐसे याद कर लिया करो, ए से आ बन जाते हैं, ई से ई दोनों ई बन जाएंगे, सीखना तो होगा भाई साहब बोलेंगे तो कौन से हो गए? ए ई उ आदि, यानी सभी होंगे। आदि का मतलब अन्य स्वर भी आएंगे, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी बच्चे व्यंजन की। इसकी व्यंजन की, तो व्यंजन की अगर मैं बात करूं आपसे तो व्यंजन की परिभाषा क्या बनेगी? व्यंजन की परिभाषा मित्र क्या बनेगी? तो व्यंजन की परिभाषा इससे उलट होगी, जिसका अर्थ होगा वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। किसी एक बच्चे, किसी मेरे भाई, किसी एक मेरे मित्र, किसी एक व्यंजन का नाम लीजिए। कोई एक व्यंजन आप बोल के देखिए, कोई एक व्यंजन मैंने आपको बताए हैं अभी 33 व्यंजन। आप कहेंगे भैया का खा गा, तो जब कै को बोलते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता। आप कहेंगे भैया ये कैसी बात आप कर रहे हैं, कै में कै ही तो है। तो जैसे आप कहें का, तो का मैंने बोला, जैसे मैं बोलूं खा, जैसे मैं बोलूं घा, जैसे मैं बोलूं घा। तो ये जो कै है, ये कै स्वतंत्र नहीं है, इसमें एक का व्यंजन है और ए इसमें एक स्वर शामिल है। जैसे खा आपने बोला तो खा आपका एक व्यंजन और इसमें एक स्वर हमेशा शामिल होता है। ये देवनागरी लिपि का मानकीकरण कहता है। क्या कहता है? देवनागरी लिपि के द्वारा जारी किया गया मानकीकरण कहता है कि हर व्यंजन में क्या होगा, हर व्यंजन में एक स्वर शामिल होगा उसके उच्चारण में। तो कभी भी, अब मैं तुमसे सिर्फ पूछना चाहूंगा भाई साहब, जैसे मैं च बोलूं तो इस च में क्या क्या छिपा हुआ है? मतलब स्वतंत्र नहीं है, किससे बंधा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, जरा बताएंगे, क्या बोलेंगे? तो क्या हुआ कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित किए जाते हैं, किसकी सहायता से बोले जाते हैं?
किसकी सहायता हो रही है? बोले जाते हैं। और अगली परिभाषा इसी में नोट करना, अर्थात 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 स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। क्या बोलोगे? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। समझे मित्र बात को? उच्चारित होते हैं। हाँ भैया, थोड़ी सी समझ में आई है, ज्यादा तो नहीं आई। धीरे धीरे ही तो सीखेंगे, क्रम से ही तो सीखेंगे। तो समझ में आई बात? मैं बोलूं कभी भी अंगा, अंगा का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे अंगा का मतलब क्या होगा जी? अंगा का मतलब होगा कि इसमें एक ए शामिल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इतनी बात हम समझ गए। लेकिन भैया एक बात बताइए कि ऐसा भी तो होगा कि पहले से ही क्या हलंत लिख रहा हो, पहले से ही अगर कै हलंत लिख रहा हो। ये तो बात हम जान गए कि अगर यदि कै लिखा हुआ है तो उसमें क्या शामिल है? आपका एक व्यंजन के साथ में एक स्वर शामिल है। लेकिन भैया अगर पहले से ही कै हलंत है तो ये सिर्फ दोस्त यही तो आपको बता रहा है कि इसमें क्या नहीं है। अगर कै हलंत लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि ये कै कैसा है? ये कै आधा है। कैसा है? आधा। ये कैसा होता है? आधा होता है। और ये क्या कैसा होता है? ये पूर्ण होता है। इतनी सी बात आपको समझनी है मित्र कि जिसके साथ हलंत नहीं है वह पूर्ण है, और जिसके साथ में हलंत है वह कैसा अक्षर है, इसका मतलब आपको समझना होगा। यदि हिंदी भाषा में कहीं हलंत लगा होगा तो वो आधा होगा। लिख लेंगे। यदि हलंत लगा है तो प्रवृत्ति, यदि हलंत लगा है, हलंत लगा है तो 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 प्रकृति, प्रकृति से, प्रकृति, प्रकृति में या प्रकृति से आधा है, ऐसे लिख लेंगे। प्रकृति में कैसा है? आधा है, अर्ध है। कैसा है? अर्ध रूप है, अर्ध रूप है इसका। और अगर हलंत नहीं है तो कैसा रूप है मित्र? तो आपका क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि भैया पूर्ण है। तो पूर्ण का मतलब क्या हुआ? पूर्ण व्यंजन वह होता है, अगर मैं परिभाषा बोलूं आपसे तो समझना, लिखना मत। पूर्ण व्यंजन वह होता है जिसमें जिसमें स्वर स्वर शामिल होता है। मेरी परिभाषा एकदम ठीक है कि नहीं है? बताइए। एकदम ठीक है। और आधा, मैं पूछूं कि आधा व्यंजन क्या होता है? आप कहेंगे आधा व्यंजन भैया जी वह होता है जिसमें आपका, जिसमें आपका, जिसमें आपका स्वर शामिल नहीं होता है। दिक्कत, को परेशानी? एक बार थम्स अप करिए। जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में पहुंच भी पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानेंगे तभी आप पूरा जान पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ रूप पूछने वाला हूं, यहां पर बताना। जैसे मैं पूछ दूं तुमसे जय, जय में क्या लिखा हुआ होगा? जय किस किस से मिलके बना है? तो आप कहेंगे जय में भैया आपने बताया यदि कोई स्वर नहीं दिखता तो स्वर जरूर है। स्वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ए होगा। लेकिन मित्र यहां पर कौन सा स्वर है इसके साथ में? बोले। तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि कहती है कि यदि स्वर मौजूद है तो वही स्वर आएगा, यदि स्वर मौजूद है तो वही स्वर आएगा, यदि स्वर मौजूद नहीं है तो ए आएगा। जैसे मैं बोल दूं आपसे कहीं पर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे बोलूं कहीं पर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे दोस्त बोल दूं अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? भाई साहब मैं आपसे बोलूं ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? विस्तार से लिखना है आप लोगों को, ठीक है? और मैं आपसे बोल दूं कि ये अगर लिखा हुआ है तो क्या है? ये मैं आपसे बोल दूं भाई साहब ये अगर लिखा हुआ है तो क्या है? मैं आपसे बोल दूं ये कहीं पर लिखा मिलेगा तो आप इसको कैसे कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे इसका? जैसे अगर आपका ये लिखा हुआ है या मैं बोल दूं जौ लिखा हुआ है, तो यानी कि स्वर के इतने ही रूप हो सकते हैं। और आपसे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका नाम होता है वर्ण विच्छेद। उसके लिए आप इसकी इस्तेमाल करेंगे। जब बच्चे, मैं आपसे बात करूं कि आप छंद में मात्राएं गिनने जब चलेंगे तो छंद, बहुत सारे बच्चे मात्रा गिनने में गलती करते हैं, लेकिन हमको यदि वर्ण विच्छेद आता है तो हम कभी मात्रा गलत नहीं कर सकते और हम कभी छंद का प्रश्न गलत नहीं कर सकते।
तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया जा के साथ में क्या है, दीर्घ ई है। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो भैया ये तो नर्सरी का काम आज फिर से करना पड़ रहा है, तो भाई साहब करना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ छोड़ के पढ़ाना फिर पूर्ण बात नहीं हो पाती, मजा नहीं आ पाता। मैं बार बार दोस्तों से कहता हूँ, कभी जीडी में पढ़ाना पड़ता है, कभी पैट का सिलेबस पढ़ाना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ये बीच में से जैसे वर्णमाला नहीं देते और चैप्टर दे देते हैं संधि, तो अब बच्चों को संधि कैसे समझाएं बिगर वर्णमाला समझाए, तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें फिर रटानी ही पड़ती है, लेकिन मेरे मन को बहुत, सही बताऊं तो प्रसन्नता होती है कि पूरा हिंदी का सिलेबस पढ़ाने को मिल जाए, तो इससे ज़्यादा सुखद बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि फिर हम क्रम से चल सकते हैं, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। ये क्या है, ये जय धन री है। री, री भाई साहब एक स्वर होता है। री क्या है, एक स्वर है, व्यंजन नहीं है। व्यंजन तो होता है रे, जिसके बहुत सारे रूप मैं आपको बताऊंगा कि एक अर्ध रूप होता है, सारे रे पूरे होते हैं, बस एक ही आधा रे होता है। इसको रे का हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ रूप बोलते हैं। जैसे रमेश में रे का सामान्य रूप होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रक में ये पदेन रूप होता है। हम बहुत सारे लोग समझ लेते हैं ये कोई री है, ये नहीं होती, ये हलंत है। आज सिखा देंगे तुमको, आज सिखा देंगे। तो सारे रे पूरे होते हैं, एक ही रे आधा होता है। तो जय और री ये बताएंगे। मित्र क्या बोलोगे, जय अय होगा भाई साहब, ये जय धन अय होगा, जो होगा जय धन ओ होगा, और आपका जय धन औ होगा। क्या होगा, जय धन औ होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? जैसे मैं आपसे बोल दूं बच्चे, ये रू में मुझे बताओ कौन कौन से शामिल हैं, मैं अगर बोल दूं इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो आप कहेंगे भैया स्वर तो शामिल है रे के साथ में, लघु ऊ है। अगर बच्चे घुंडी नहीं है, जैसा रुपया में लिखते हैं, रुपया जो छोटा रूप है, रुपया घुंडी नहीं आती, लेकिन मैं बोलूं रूपवान, वह तो बड़ा रूपवान है, या बोल दे किसी महिला को वह तो बहुत रूपवती है। अगर घुंडी वाला है तो घुंडी वाला है तो मतलब दीर्घ ऊ है। कैसा है, दीर्घ ऊ होता है। कहीं भी घुंडी वाला मिलेगा तो दीर्घ ऊ होगा, अगर बगैर घुंडी वाला इसका मतलब आप समझ जाना छोटा ऊ है मित्र। कैसा, छोटा ऊ है मित्र। कोई बात समझे? इतनी बात में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? यहां तक की बात में कि कोई भी मात्रा अगर लगी हुई है तो आप उसको समझ पाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मित्र? आगे आते, टाइम हो गया क्या, कितने बज गए? 9:09 हो गए। हाँ, ये लगातार क्लास में बात रहेगी, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लिखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी क्लास है क्या कोई? तुरंत तो कोई क्लास नहीं है ना आपकी, तो पढ़ लो भाई, थोड़ा 5 मिनट और पढ़ो, 5 मिनट और पढ़ो, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स प्लीज। तो अगली बात हमने सीखी जी, हम लोग बच्चे अक्षर बनाना सीख रहे हैं, तो स्वर को हम थोड़ा सा जान चुके हैं। स्वर व्यंजन के साथ कैसे लिखा जाएगा भैया, ये बात हम जान चुके हैं। ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं। अगला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे व्यंजनों को। अगला टॉपिक हम कल शुरू, या कल ही शुरू करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कल ही शुरू करते हैं। उसमें हम जानेंगे कि सभी अक्षरों को आधा कैसे लिखा जाए, आधा लिखे तो कैसे लिखे, बिंदी कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, ये सब कल सिखा देंगे। ठीक है, तो एक बेसिक ज्ञान हो जाएगा। फिर हम वर्णमाला में, क्योंकि हिंदी का रीड है दोस्त, ये बहुत कुछ इसमें सीखने को है, बस एक विश्वास के साथ सीखते चलना। मैंने आपसे कहा कि परीक्षा के प्रश्न बनाना आपको बहुत मामूली चिड़िया लगेगा, बड़ी बात है कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में अपने 2 शब्द लिखना, क्योंकि आप लोगों के शब्द, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो शायद हमको सबसे ज़्यादा ताकत देती है। तो मिलते हैं मित्र कल की क्लास में, आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोग, उम्मीद करूंगा विनायक बैच में जरूर जुड़ेंगे। और बच्चे, मैं अगर कहूं कि टीम या अपनी तारीफें ना करते हुए मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात कहूंगा, जैसे सब लोग कहते हैं कि आप विश्वास करके देखिए, आपका विश्वास अटल रहेगा, आप कहेंगे हाँ मैंने सही चुनाव किया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते